सभी वो महिला सुपरवाइज़र की तैयारी करने वाली माताओं और बहनों का बड़ारिया क्लासेस की तरफ से मैं मनीष कुमार बड़ारिया आपके अपने यूट्यूब चैनल बड़ारिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस क्लास में हम दैनिक विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि 100% सटीक पेपर में छपने वाले सवाल हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या, हर प्रश्न के साथ में व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे और व्याख्या सहित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं और 100% सटीक छपने वाले हैं। तो क्लास को अंतिम रूप तक देखते रहिएगा। अब एक बार क्लास को लाइक और अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। हम क्लास को यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से अंतिम प्रश्न तक हर प्रश्न की विस्तृत व्याख्या करेंगे। उसमें जो जितने भी ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन की भी वहाँ पर हम व्याख्या करेंगे उनसे, यानी कि एक प्रश्न के साथ में हम 4 प्रश्न की व्याख्या करेंगे। तो हमारे पास में 50 है, यानी कि 50 क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार हम 200 क्वेश्चन यहाँ पर कम से कम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बिना समय गवाए हम हमारा पहला प्रश्न शुरू देख करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है। मानव शरीर में जो एंटीबॉडी होती है, यानी किसी भी रोग से संबंधित कोई भी जीवाणु बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाता है, वायरस, तो हमारा शरीर क्या करता है, एंटीबॉडी बनाकर उस वायरस या जीवाणु को, बैक्टीरिया को हमारे शरीर से मार देता है। उसके लिए जो एंटीबॉडी बनाई जाती है, वो एंटीबॉडी कहाँ पर बनती है, एंटीबॉडी मुख्य रूप से कहाँ बनती है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी में, श्वेत रक्त कणिका कणिका डब्ल्यूबीसी में, प्लाज्मा और लिम्फोसाइट में, यकृत या यकृत में। तो ये जो लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में कहाँ पर बनती है, तो ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है। इसका पहले का सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा और लिम्फोसाइट में। कहाँ बनती है, प्लाज्मा और लिम्फोसाइट में बनती है। तो पहले का कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास में, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इन सारे ऑप्शन की हम व्याख्या कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो सही क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उसकी व्याख्या करते हैं कि प्लाज्मा और लिम्फोसाइट क्या होता है। प्लाज्मा और लिम्फोसाइट, प्लाज्मा में मौजूद, इस प्लाज्मा में जो मौजूद बी लिम्फोसाइट होते हैं, वो बी लिम्फोसाइट क्या करती है, हमारे शरीर में वायरस और कोई बैक्टीरिया शरीर में आ जाती है तो उसके लिए एक प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। तो इससे एक प्रश्न ये भी हो गया कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन होती है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं हम यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में देखते हैं आरबीसी, किसकी देखते हैं, आरबीसी। आरबीसी क्या काम करती है, तो आरबीसी हमारे शरीर में O2 और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करने का मुख्य कार्य करती है। क्या करती है, आरबीसी हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का मुख्य कार्य करती है, जो कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके अलावा अगर इसमें तत्व की बात करें तो इसमें आयरन तत्व पाया जाता है, यानी कि लौह तत्व यहाँ पर पाया जाता है। तो ये हो गई हमारे पास में आरबीसी की बात। अब डब्ल्यूबीसी की बात कर देते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं। और श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या काम होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है हमारे शरीर में एक विशिष्ट एंटीबॉडी उत्पादन यानी कि लिम्फोसाइट और इसका निर्माण करती है, जो कि सुरक्षा प्रणाली का काम करती है, यानी कि जर्म्स के अटैक, यानी जो भी जर्म्स आता है उसके विरुद्ध अटैक करने का काम करती है। कौन करती है, अटैक करने का काम डब्ल्यूबीसी करती है, उसको नष्ट करने का। लेकिन इसका जो निर्माण होता है वो प्लाज्मा और लिम्फोसाइट में होता है, ध्यान रखना। और यकृत की बात करें तो यकृत होता है हमारा, इस यकृत की बात करें, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी, सॉरी, सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो वो क्या है, यकृत है। और ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन देखे और चार ऑप्शन के साथ में हमारे साथ में बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गए। अब और प्रश्न देखेंगे उसके साथ में आगे की तरफ। इसकी पीडीएफ आपको बड़ारिया क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आराम से मिल जाएगी, जो कि व्याख्या समेत होगी। वहाँ पर भी आपको चारों ऑप्शन सारे व्याख्या के समेत पूर्ण रूप से लिखे हुए रहेंगे। आप उनको पीडीएफ देख सकते हो, आप चाहो तो उनको लिख सकते हो, व्याख्या को भी साथ में देख सकते हो। सारी व्याख्या वहाँ पर साथ में लिखी हुई रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि बच्चों में जो सूखा रोग होता है, रिकेट्स, किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है। अब देखो, रिकेट्स रोग क्या होता है, सूखा रोग क्या होता है, इसमें जो बच्चों की जो हड्डियां होती है, क्या होती है, हड्डियां, यानी कि जो बोन होती है वो बोन क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। हड्डियों से संबंधित है सूखा रोग, जो कि क्या कर देता है, उनकी हड्डियों को कमजोर कर देता है। तो अब हड्डियों से आपसे पता चल जाता होगा कि
कौन से विटामिन की कमी होगी, ए की, सी की, डी की या के की। तो यहाँ पर किसकी कमी हो जाती है, विटामिन डी की बच्चों में कमी हो जाने से सूखा रोग या रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये विटामिन डी बच्चों में तो करता है रिकेट्स रोग। कौन सा करता है, रिकेट्स। बच्चों में कौन सा करता है, बच्चों में तो करता है रिकेट्स। लेकिन अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों में करता है ओस्टियोमलेशिया। क्या करता है, ओस्टियोमलेशिया। ये ध्यान रखिएगा कि बड़ों की बात करें कि बड़ों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बड़ों में विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। अब दूसरे विटामिन की हम बात कर लेते हैं, दूसरे विटामिन कौन कौन से हैं, उन विटामिन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो विटामिन ए की बात करते हैं, तो विटामिन ए से जो रोग होता है वो होता है हमारे पास में रतौंधी। कौन सा रोग होता है, ए से हमारे पास में हो जाता है रतौंधी, जिसमें रात में दिखाई देना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रात में दिखाई देना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से होता है स्कर्वी। कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन स्कर्वी होता है उसमें मसूड़ों से क्या आता है, खून आते हैं। क्या आते हैं, मसूड़े से खून आते हैं। अब देखो इस विटामिन सी की बात बताता हूँ। इस विटामिन सी से अभी जो हाल ही में जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था, साइंस का पेपर, सेकंड ग्रेड का जो बायोलॉजी का जो पेपर हुआ था, साइंस का पेपर, उस साइंस के पेपर में विटामिन सी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि किस रोग में मसूड़ों से खून आने लगते हैं। तो मसूड़ों से खून किस रोग में आते हैं, विटामिन सी से। तो देखो अभी सेकंड ग्रेड के अंदर भी इससे विटामिन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। अगला विटामिन डी हमने देख लिया। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन डी मिलती है सनलाइट से। किससे मिलती है, विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से। किससे मिलता है, सनलाइट से मिलती है। ठीक है, आगे के प्रश्न की बात करें, इसी में विटामिन के की बात करते हैं हम। विटामिन के की यहाँ पर बात करते हैं, तो विटामिन के क्या होता है, विटामिन के हमारे एक शरीर में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। वो महत्वपूर्ण कार्य है ब्लड क्लोटिंग। क्या है, ब्लड क्लोटिंग। अब मैंने आपको इंग्लिश में बताया, हिंदी में भी बताता हूँ। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है कि रक्त का थक्का जमाना। हमारे जब कभी भी चोट लग जाती है तो वहां पर रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन काम में आता है, विटामिन के काम में आता है। कौन आता है, विटामिन के, जो कि थ्रोम्बो, हमारे रक्त में जो थ्रोम्बिन होता है उसको सक्रिय करके थ्रोम्बोप्लास्ट में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर भी हमने देखो एक प्रश्न के साथ में 5 से 6 प्रश्न को यहाँ पर क्लियर किया है। और ये जो 5 से 6 प्रश्न हमने जो क्लियर किया है ना, 100% है कि इन्हीं 200 प्रश्न में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साइंस यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आपको साइंस अलग से अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई भी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से पढ़ करके इसको क्लियर कर दोगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया, रक्ताल्पता का खतरा बढ़ जाता है। एनीमिया रोग क्या होता है, एनीमिया रोग तो होता है कि हमारे शरीर में जब ब्लड की कमी हो जाती है, यानी कि ब्लड लेवल हमारा महिलाओं का क्या हो जाता है, गर्भावस्था के दौरान कम हो जाता है, तो उसको एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ पर रक्त अल्पता एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से, आयरन और फोलिक एसिड की कमी से, आयोडीन की कमी से और विटामिन ई की कमी से। तो साधारण पता है कि ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन, लोह तत्व पाया जाता है। इसका मतलब लोहे की जब आयरन की जब कमी होगी, आयरन और फोलिक एसिड की कमी होगी, तो वहां पर एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ वुमेन सुपरवाइजर के लिए नहीं, ये सारे प्रश्न आप जो भी जनरली जितने भी एग्जाम फाइट करोगे, यहाँ तक सीईटी का एग्जाम, आप पटवारी का एग्जाम, वीडियो का एग्जाम, उन सभी में इसी प्रकार के साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ये मत देखिएगा कि सिर्फ ये वुमेन महिला सुपरवाइजर के लिए, ये सभी के लिए जरूरी है। अब इसके सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं आयरन की कमी से, आयरन और फोलिक एसिड। इसके बारे में देख लेते हैं कि आयरन और फोलिक एसिड क्या करती है, हमारे शरीर में आरबीसी क्या विकास करती है, क्या करता है, आरबीसी का विकास करता है। और आरबीसी का विकास होगा तभी क्या होगा, रक्त की मात्रा बढ़ेगी। अगर आरबीसी नहीं होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा, तो उसको एनीमिया कहेंगे। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, कैल्शियम हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है। तो कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम हमारे शरीर में इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी जो बोन है, हमारी जितनी भी हड्डियां है और हमारे शरीर जो दांतों के ऊपर जो इनेमल बना हुआ है, वो इनेमल बना हुआ है कैल्शियम का। किसका बना हुआ है, कैल्शियम का बना हुआ है। इसीलिए कैल्शियम हमारे लिए आयो बहुत ही जरूरी है। अगला है आयोडीन। आयोडीन की बात करते हैं
तो आयोडीन क्या होता है, हमारी थायराइड जो ग्रंथि है उसके विकास के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। कौन सी ग्रंथि के लिए, थायराइड की ग्रंथि के लिए। अब ध्यान रखना, ये जो थायराइड की इसकी जो कमी होती है, उसकी कमी से एक रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, एक रोग हो जाता है जिसका नाम है घेंगा रोग। कौन सा है, घेंगा रोग, जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। और ये सबसे ज्यादा होता है पहाड़ी इलाकों के लोगों में। किसमें होता है, पहाड़ी जो लोग हैं उनके अंदर ये घेंगा रोग हो जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किन व्यक्तियों के अंदर घेंगा रोग होने की संभावना बढ़ती है। पहाड़ी क्षेत्र वाले लोगों के बीच में, समुद्री क्षेत्र के पास में रहने वाले लोगों के बीच में, समतापी लोगों के साथ में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बेटर ऑप्शन क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, आयोडीन की कमी से बढ़ जाती है। समुद्री जो होते हैं उनके तो आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है। और विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी हार्म विटामिन। क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। ठीक है। इसके अलावा इसको बंध्य विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो इस इन सब का भी आप ध्यान रखिएगा। और ये देखो, ये चारों जो मैंने ऑप्शन समझाए हैं ना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या है, इन जो चारों ऑप्शन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। हर एग्जाम क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन से अलग अलग क्वेश्चन बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है और कभी परीक्षा में पूछा गया नहीं है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। कि दूध का पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है, दूध का पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है, दूध का गाढ़ापन बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करके उसकी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए, दूध में वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए, और दूध का मीठा बनाने के लिए। तो देखो, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक जगह लेके जाता हूँ। ठीक है, कहाँ लेके जाता हूँ, आप दूध लेने गए होंगे, क्या लेने गए, दूध लेने गए होंगे डेयरी पर, और आपने कोई भी थैली, दूध की जो पॉलीथीन आती है वो दूध की थैली आपने ली होगी, और उसके ऊपर लिखा आता है पाश्चुराइजेशन। क्या लिखा आता है, पाश्चुराइजेशन मिल्क, वहां पर लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है पाश्चुरीकरण। ये जो पाश्चुरीकरण है, वो पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है, ये पाश्चुरीकरण किया जाता है बैक्टीरिया को नष्ट करके उसकी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए। क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को नष्ट करके उसकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो, इसमें क्या किया जाता है कि लगभग 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है 30 मिनट के लिए। फिर उसको क्या कर दिया जाता है, ठंडा करके पैक कर दिया जाता है। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि पाश्चुरीकरण से दूध गाढ़ापन होता है, नहीं होता है। पाश्चुरीकरण से कभी भी दूध गाढ़ापन की यहाँ पर बात होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि दूध को गाढ़ापन करने के लिए वाष्पीकरण करना पड़ेगा, और वाष्पीकरण कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पीकरण होगा, तभी वो क्या होगा, गाढ़ा होगा। दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए, क्या दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए उसको किया जाता है, नहीं किया जाता। दूध में फैट की मात्रा प्राकृतिक होती है, क्या होती है, नेचुरली होती है, उसको पाश्चुरीकरण से कोई लेना देना है ही नहीं। और दूध को मीठा बनाने के लिए, क्या दूध को मीठा बनाने के लिए भी किया जाता है, नहीं। दूध में क्या होता है, नेचुरली मीठा होता है। क्या होता है, दूध नेचुरली मीठा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज यहाँ पर पाया जाता है, इसीलिए वो क्या होता है, नेचुरली मीठा होता है। तो ये बात भी ध्यान रखिए कि दूध जो नेचुरली जो मीठा होता है उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा दूध में और दही में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे 4 ऑप्शन, 4 प्रश्न, और 4 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। देखो, क्लास बहुत बड़ी होने वाली है, मैराथन क्लास के बराबर क्लास होगी ये, क्योंकि 50 प्रश्न है और अभी तक हमने 4 प्रश्न देखे और कम से कम 14 मिनट हो गए। ठीक है, तो ये क्लास बहुत बड़ी होगी, लेकिन जितनी बड़ी होगी ना, आपको अलग से कहीं से भी साइंस पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आपकी साइंस यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। प्रश्न देखते हैं अगला, कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, इसमें भी बहुत सारे, चारों प्रश्न, चारों से क्लियर होगा, 4 प्रश्न क्लियर होंगे यहाँ पर, और चारों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। जब तक साइंस आएगी तब तक ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस पहना जाता है, दूर दृष्टि दोष में कौन सा पहना जाता है, और दृष्टि वैषम्य में किस प्रकार का लेंस का चश्मा पहना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में यहाँ पर कौन सा चश्मा पहना जाएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या समतल लेंस। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है,
निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि निकट की वस्तु तो हमें क्लियर दिखेगी, क्या दिखेगी, निकट की तो साफ दिखेगी, लेकिन दूर की वहां पर हमें साफ नहीं दिखेगी। अब यहाँ क्या आ रहा है, दूर, क्या आ रहा है, दूर, दूर में पहले क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है ना, तो इसमें उत्तर लेंस की जरूरत पड़ेगी। निकट दृष्टि दोष में, सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु हमें, निकट की वस्तु तो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु तो क्लियर दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब इसका दूसरा एक और रूप होता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा होता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देगी, क्या होगी, दूर की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। अब देखो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष है, दूर में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो ऊ में देखो जब दूर दृष्टि दोष होगा तब आपको उत्तल लेंस लगाना है, क्या लगाना है, उत्तल लेंस। जब निकट दृष्टि दोष है तो आपने दूर दृष्टि को याद रख दिया, तो निकट दृष्टि दोष को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूर दृष्टि से उत्तल लेंस हो गया, तो निकट दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। किस में किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी, और पास की वस्तु हमें वहां पर दिखाई देगी। बेलनाकार की बात करते हैं तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग, सिलेंड्रिकल का लेंस का प्रयोग किया जाता है दृष्टि वैषम्य में। किसमें किया जाता है, दृष्टि वैषम्य में, जिसके अंदर, अब देखो बेलनाकार लेंस से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यक्ति, प्रश्न पूछ समझना आप, एक व्यक्ति ग्रिड की आड़ी और तिरछी लाइनों को सही स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उसके आंखों के रोग निवारण के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो उपयोग किया जाएगा वो बेलनाकार लेंस का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि जब निकट दृष्टि दोष होगा और दूर दृष्टि दोष होगा, क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, तो दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन दूर की वस्तु में क्लियर दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में दूर में क्या हो रहा था, दूर में दूर की वस्तु क्लियर दिखाई दे रही थी, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु क्लियर दिखाई दे रही है। देखना, जहां जिस रोग के बारे में कहा गया है, निकट कहा गया है, तो निकट की क्लियर दिखेगी, दूर की क्लियर नहीं दिखेगी। दूर दे रखा है तो दूर की क्लियर दिखेगी, वो निकट की क्लियर नहीं दिखेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, अगर प्रश्न आ जाए तो इसको आराम से संतुष्टि से होकर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है। प्रश्न 6 की बात करते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न 6 क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी। अब देखो सबसे पहले आया था, अब सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की थी हमने, किसकी बात की थी, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की थी। अब क्या आया, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। कौन सी है, थायराइड ग्रंथि, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगले ऑप्शंस की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले बात करते हैं थायराइड ग्रंथि, जिसका ऑप्शन हमारा करेक्ट है उसकी बात करते हैं। ये तितली शेप की होती है, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, तितली शेप होता है, और कहाँ पाई जाती है, इसकी स्थिति होती है गले में। कहाँ पर पाया जाता है, गले में पाई जाती है। अगला, ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बात करें, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, क्या कहलाती है, मास्टर ग्लैंड, यानी शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और अगर कहे तो इसके जो आकार होता है वो सबसे छोटी होती है, ये क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि है, मटर के दाने जितना इसका आकार होता है, कितना होता है, मटर के दाने जितना इसका आकार होता है। अगला बात करें एड्रिनल ग्रंथि, क्या कहा है, एड्रिनल ग्रंथि, जिसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट, क्या कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट ग्लैंड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, फाइट और फ्लाइट। इसका जब प्रश्न पूछा जाएगा एड्रिनल ग्रंथि का, तब यही पूछा जाएगा, लड़ो या मरो ग्रंथि किसे कहा जाता है, फाइट या फ्लाइट किसे कहा जाता है, करो या मरो ग्रंथि किसे कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन यहाँ तो थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, अगला है अग्नाशय ग्रंथि, शरीर की ऐसी ग्रंथि
जो मिश्रित ग्रंथि है क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब समझते हो, ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है, यानी कि ये हार्मोन का स्त्रवण भी करती है और एंजाइम का स्त्रवण भी करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वे नलिका विहीन ग्रंथियां जो अपना स्त्राव रक्त के माध्यम से फैलाती है, यानी कि उनकी नलियां नहीं पाई जाती। और इनके जो स्त्राव को कहा जाता है वो हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्मोन। तो यहाँ पर जब अग्न्याशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करेगी तो हार्मोन का स्त्रावन करेगी, और बहिस्रावी के रूप में करेगी तो वो एंजाइम के रूप में यहाँ पर काम करेगी। तो ये हमने देखो, एक प्रश्न के साथ में हम 5-5, 6-6 प्रश्न कर रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न देखो ना, आज तो प्रश्न की तो मैं खुद भी हैरान हूँ। आज प्रश्न बनाए हैं, लेकिन सारे प्रश्न इस प्रकार से बनाए हैं, हर प्रश्न किसी न किसी पेपर में पूछा गया है। हर प्रश्न किसी न किसी पेपर में पूछा गया, यहाँ तक कि इसके जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन से भी प्रश्न बना है। अब ये जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से प्रश्न बना है। चारों ऑप्शन से क्या हुआ, प्रश्न बना है। देखो अभी मैं इसको सोल्व कराऊंगा तब बताऊंगा कि चारों ऑप्शन से कैसे प्रश्न बना है। प्रश्न क्या है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो महिला सुपरवाइजर नहीं, आप नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी एग्जाम महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी है, थर्ड ग्रेड का दे रहे हो उसके लिए भी है, पटवारी दे रहे हो उसके लिए भी है, यानी कि लगभग सब एग्जाम जिसमें साइंस है उस सब के लिए महत्वपूर्ण है कि नवजात शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका, बीसीजी का, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी का टीका, एमएमआर का टीका और टेटनस का टीका। जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद उसको टीका लगाया जाता है, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी का टीका लगाया जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रश्न रहेगा, ऑप्शन हो जाएगा बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका, ओपीवी का टीका। तो देखो अब इनके ऑप्शन की बात करते हैं। बीसीजी का टीका किसके लिए काम आता है, प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तो ये टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है। किसके बचाव के लिए लगाया जाता है, टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी का बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए लगाया जाता है। और ओपीवी का, ठीक है, ओपीवी की जो वैक्सीन दी जाती है 0 डोज, क्या दी जाती है, 0 डोज। ये भी ध्यान रखना, ओपीवी की जो वैक्सीन दी जाती है वो 0 डोज के रूप में दी जाती है। और 0 डोज क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो से संबंधित है। अब दूसरे सारे ऑप्शंस की बात करते हैं। अब ऑप्शन में क्या आएगा कि ऐसा कौन सा टीका है जो 3 बीमारियों से एक साथ बचाव करता है। इन चारों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन ऐसे के ऐसे दे दिए जाएंगे, इनमें से निम्न में से कौन सा टीका है जो 3 बीमारियों से उपचार के लिए काम में आता है, तो वो आता है डीपीटी का टीका। किसका आता है, डीपीटी का। डिप्थीरिया, अब देखो यहाँ नाम मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, व्याख्या आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। नाम बता देता हूँ, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, टी से टेटनस। डिप्थीरिया का टीका, पर्टूसिस को कहा जाता है काली खांसी का टीका, और टी को कहा जाता है टेटनस का टीका, ठीक है। एमएमआर की बात करते हैं। एमएमआर का टीका क्या होता है, एमएमआर का टीका होता है गलगंड और रूबेला रोग के लिए खसरा, गलगंड और रूबेला, ठीक है, 3। इसकी भी फुल फॉर्म है, देखो फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न मिल जाएगा। एमएमआर का पूरा नाम है मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। क्या है, मीजल, मम्प्स, रूबेला। याद कर लीजिएगा यहीं पर, एम का मतलब मीजल्स, एम का मतलब मम्प्स, आर का मतलब रूबेला, यानी कि इन तीनों का टीका यहाँ पर लगाया जाता है। और टिटनेस का टीका जब लोहे से जंग लगे, चोट जंग लगने वाली कोई भी चोट होती है उसका, उस समय हमारे टेटनेस का टीका लगता है। इसके अलावा गर्भवती महिला को भी क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, ठीक है। टिटनेस का जो टीका जो बच्चा लगता है, बच्चे को जो टिटनेस का टीका लगता है वो किसके साथ लगता है, डीपीटी के साथ में लगता है। किसके साथ में लगता है, डीपीटी के साथ में। तो देखो हमने यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन में लगभग 6 से 7 प्रश्न क्लियर कर दिए, ठीक है। कहीं पर भी आपको, कहीं पर भी क्लास, किसी की क्लास ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसी के द्वारा वुमेन सुपरवाइजर के क्लियर
तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं अगला। किस गैस को हंसाने वाली लाफिंग गैस कहा जाता है? आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद भी कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा गया है। ये प्रश्न जो पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है मिलान वाले में। किस में पूछा जाता है? मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें पूछा जाता है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है N2O को। ध्यान रखना, किसको कहा जाता है? N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस। याद होगा हाउसफुल फर्स्ट, जो हाउसफुल मूवी देखी थी ना, उसमें सबसे लास्ट में सभी एक साथ हंसने लगते हैं। किस वजह से हंसने लगे थे? नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से। नाइट्रस ऑक्साइड वहां पर छूट गई थी और जिसकी वजह से क्या हो गई थी, वहां पर लोग बहुत सारे हंसने लगे थे। याद आया होगा आप। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं अब। ठीक है, ऑप्शन को अब हम यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग एनेस्थीसिया में किया जाता है। किस में किया जाता है? सर्जरी की जाती है तब एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ये ग्रीन हाउस गैस की सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ये एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करती है। तो CO2 ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा आग बुझाने में भी CO2 का उपयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा, क्या है? अम्लीय जो वर्षा होती है, उस अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड। कौन सी है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करते थे वहां पर? नाइट्रिक अम्ल और ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते, जिसके अम्लीय वर्षा हो जाती। और नाइट्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं तो ये एक प्रकार की जहरीली गैस है। क्या है? जहरीली गैस है, जो कि वाहन वायु प्रदूषण के कारण फैलती है। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन देख लिए। अब आगे प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यार आज तो प्रश्न आ रहे हैं या क्या आ रहा है, बता नहीं सकता हूं मैं। प्रश्न कह रहा है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पहला प्रश्न तो यहीं पर बन गया कि एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन और इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो कौन सी है वो एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो एलपीजी का जो प्रमुख घटक है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। प्रोपेन और जो ब्यूटेन है वो क्या है? एलपीजी का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, अब आगे प्रश्न की और बात करें कि क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। तो देखो एलपीजी का उपयोग क्या किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? एलपीजी का प्रयोग हम घरेलू सिलेंडर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अंदर पता होगा, तो आपको पता होगा कि जब गैस रिसाव होती है तो इसके अंदर एक गैस भरी जाती है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टेन। क्या है? इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, आपको पीडीएफ में क्लियर मिलेंगे, नोट्स एकदम क्लियर। इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है ताकि हमें क्या हो, जब भी गैस का रिसाव हो तब हमें क्या मिल जाए वहां पर, उसके बारे में जानकारी हो जाए कि गैस क्या हो रही है, लीक हो रही है। ठीक है, अब ऑप्शंस की बात करें। मीथेन और इथेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मीथेन और इथेन का प्रयोग किया जाता है सीएनजी में। किसमें किया जाता है? सीएनजी में। इसके अलावा और मीथेन और इथेन क्या है? बायोगैस का घटक भी है। क्या है? देखो मीथेन और इथेन सीएनजी और बायोगैस का घटक। अब ध्यान रखना एलपीजी का घटक तो है प्रोपेन और ब्यूटेन, लेकिन सीएनजी और बायोगैस का घटक कौन है? मीथेन और इथेन यहाँ पर इसके घटक हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मीथेन और इथेन। इसके अलावा हाइड्रोजन और एसिटिलीन की बात करें तो हाइड्रोजन और एसिटिलीन की बात करें तो हाइड्रोजन और एसिटिलीन क्या है? गैस वेल्डिंग में काम आती है। किसमें आती है? गैस वेल्डिंग। प्रश्न आया था, ये तो एग्जाम मैंने दिया था उसमें भी प्रश्न आए थे कि हाइड्रोजन और गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस काम में की जाती है? हाइड्रोजन और एसिटिलीन, दोनों गैस को काम में लिया जाता है, सिर्फ एसिटिलीन को ही नहीं लिया जाता है, हाइड्रोजन को भी लिया जाता है और एसिटिलीन को भी साथ में काम में लिया जाता है, तभी वो गैस वेल्डिंग में काम आती है। फिर एक कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे साथ पास में एक प्रश्न में 6 से 7 प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10।
क्या कह रहा है कि पीने के पानी को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा सक्रिय तत्व होता है। यानी पीने के पानी को हम जब कीटाणु मुक्त बनाते हैं तो उसके अंदर जो ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा तत्व पाया जाता है। आयोडीन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ये तो सबको पता है, क्लोरीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है, बी वाला ऑप्शन। ये तो छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, अब प्रश्न ये है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। CaOCl2 क्या है? CaOCl2 इसका सूत्र है क्लोरीन का। इसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण। CaOCl2 को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। आयोडीन की बात करें, आयोडीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? आयोडीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है टिंचर में। किसमें किया जाता है? टिंचर में। इसके अलावा आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमने पहले प्रश्न में देखा था कि थायराइड ग्रंथि के लिए हमें आयोडीन की जरूरत होती है। अगला है ब्रोमीन। ब्रोमीन को 1 2 3 4 5 स्टार लगा दो। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी गैस? ब्रोमीन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस तो आपने देखी होगी, 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन गैस आती है। या खाया होगा ना, लेस का जो चिप्स वाला पैकेट आता है उसमें पूरी गैस ही आती है। कौन सी गैस आती है? नाइट्रोजन गैस आती है। यानी कि जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर एक गैस भरी जाती है जिसको कहा जाता है नाइट्रोजन। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन, जो कि चिप्स को खराब नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता? चिप्स को खराब नहीं होने देता है। ठीक है, आया प्रश्न? अगला प्रश्न। प्रश्न अभी तक देखो 11 प्रश्न हमारे पास में हुए, 10 प्रश्न हुए हैं। क्लास प्रश्न को देखकर आपको क्लास समझ में आ रही होगी कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वीडियो को फटाफट लाइक करके शेयर कर दो। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? सेल का पावर हाउस। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगभग 50 बार यह प्रश्न पूछा गया है। 50 बार पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। और 50 बार पूछा गया है और 50 बार पूछा भी जाएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। छोटा मोटा एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी सीधा सा प्रश्न आया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी का है। तो पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इसको क्यों कहा जाता है पावर हाउस? तो देखो, हमारी जो कोशिकीय श्वसन रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें ये क्या करता है? एटीपी को सिंथेसिस करता है। क्या करता है? एटीपी को सिंथेसिस, जो कि हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। ऊर्जा देने के कारण ये क्या है? एक पावर हाउस है। अब आगे आगे हमारे लाइसोसोम। जिस प्रकार से पावर हाउस पूछा गया है हजारों बार, 50 बार, वैसे ही लाइसोसोम भी 50 बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कोशिका का आत्मघाती थैली, जिसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहते हैं। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? सीधा प्रश्न है, जैसे पावर हाउस के लिए पूछा गया है तो सीधा प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अगला राइबोसोम। प्रश्न सीधा सिंपल इसी प्रकार से पूछा गया है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। गोल्जी काई, गोल्जी काय के लिए मैं आपको 3-4 पॉइंट अलग से स्पेशल बताता हूँ कि इसको एक तो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस की तरह ये काम करता है। ये क्या करता है? जो राइबोसोम ने बनाए हैं, राइबोसोम ने जो भी प्रोटीन बनाया है उसका पैकेजिंग करता है। क्या करता है? पैकेजिंग करता है, पैकेट बनाता है, उस पैकेट को, पदार्थों को परिवहन करता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट, जो शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु का जो आगे का जो भाग होता है एक्रोसोम, वो एक्रोसोम भी किसका बना होता है? गोल्जी काय का। किसका बना होता है? गोल्जी बॉडी का बना होता है। ठीक है, खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। ये तीनों चारों जो मैंने पॉइंट बोले हैं ना, वो तीनों चारों पॉइंट परीक्षा में पूछे गए। आप लिख भी सकते हो साथ के साथ।
ये प्रश्न तो वैसे हमने कर लिया है, लेकिन इसके ऑप्शन हमें करने पड़ेंगे ना, और भी ऑप्शन है जो कि आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग, रतौंधी रोग, बेरी बेरी रोग, स्कर्वी रोग। आप आंसर दो, तब तक मैं ऑप्शन समझा देता हूँ कि रतौंधी रोग होता है विटामिन ए से। किससे होता है? विटामिन ए से। ठीक है। घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। बेरी बेरी हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। और इसका भी रोग हो जाता है विटामिन सी से। तो चारों हमारे पास में आ गए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग हो जाता है, ए वाला ऑप्शन। रतौंधी रोग अभी पढ़ा था, विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 से। ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 लिखना है पूरा, थायमिन से। स्कर्वी रोग सी से, विटामिन सी से। आगे सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न, क्या लाजवाब प्रश्न आ रहा है आज तो। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट। प्रश्न, सीधा प्रश्न, ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट। गोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाना, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को दूर करना, भूख बढ़ाना और बुखार कम करना। सबको पता है कि हमें ORS कब दिया जाता है। आपको पता होगा, जब भी हमारे शरीर हमें डायरिया हो जाता है, डायरिया रोग। तो प्रश्न ये भी है, डायरिया रोग में किसका घोल पिलाया जाता है? ORS का। आगे ना प्रश्न, जब उल्टी दस्त होती है तब डॉक्टर हमें किस घोल को पीने की सलाह देता है? ORS। ORS क्या करता है? अब देखो, हम जब भी उल्टी दस्त होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए ORS दिया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो क्या है? हीमोग्लोबिन बढ़ाना। ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में ORS का कोई रोल नहीं है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एक टेबलेट दी जाती है जिसका नाम है आयरन एंड फोलिक एसिड। कौन सी दी जाती है? आयरन एंड फोलिक एसिड नाम की दवाई दी जाती है, जो जिसका जिक्र हम ऊपर करके आ गए हैं। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कर देता है। भूख बढ़ाना, भूख बढ़ाना किसी भी प्रकार से ORS का कोई रोल नहीं होता इसमें। ठीक है। बुखार कम करना भी नहीं होता। बुखार कम करने के लिए तो नॉर्मल पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक दवाई। ठीक है। बुखार कम करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? एंटीपायरेटिक। ध्यान रखिएगा, कौन सी दवाई दी जाती है? एंटीपायरेटिक दवाई, जिसके अंदर पैरासीटामोल आती है जनरली। कौन सी आती है? जनरली पैरासीटामोल दवाई आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा है कि टाइफाइड या मियादी बुखार शरीर को किस मुख्य अंग को प्रभावित करता है? यानी हमें जो टाइफाइड होता है, मियादी बुखार आता है, उसमें हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, लंग, आंत, फेफड़े यानी लंग्स, आंत यानी इंटेस्टाइन, यकृत यानी लीवर और मस्तिष्क यानी ब्रेन। तो टाइफाइड के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड के अंदर अंग जो प्रभावित होता है वो होता है हमारी आंत। कौन सी होती है? आंत होती है, यानी कि बी वाला ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है? एक साल्मोनेला, क्या है? साल्मोनेला टाइफी प्रश्न है। ये प्रश्न लिखा है मैंने आपके सामने, ये साल्मोनेला टाइफी। क्या प्रश्न लिखा है कि टाइफाइड को फैलाने वाला कौन सा जीवाणु है? सबसे पहले तो पूछा जाएगा टाइफाइड होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया, जीवाणु से, वायरस से, वायरॉइड से, इस प्रकार से। तो ये होता है जीवाणु से। कौन से जीवाणु से? साल्मोनेला टाइफी से। संक्रमण किस में फैलता है? आंतों में। किस में फैलता है? आंतों में फैल जाता है। और आंतों में क्या हो जाता है? अल्सर टाइप बन जाती है और आंतों में सिकुड़न आ जाती है। ठीक है, ये आंत। अब दूसरे अंगों की बात कर लेते हैं कि फेफड़े में, फेफड़े किस किस से प्रभावित होते हैं? तो फेफड़े प्रभावित होते हैं एक तो निमोनिया से। किससे होता है? निमोनिया से। निमोनिया और टीबी के अंदर जो प्रभावित होते हैं वो कौन होते हैं? फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यकृत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यकृत। तो यकृत रोग डिजीज फैलता है, वो होता है उसमें प्रभावित होता है पीलिया रोग में। जब हमें पीलिया हो जाता है ना, तो पीलिया रोग में क्या हो जाता है? यकृत प्रभावित होता है। ये ध्यान रखिए, कई अंग पूछे जाते हैं कि किस रोग में कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो यकृत में, यकृत रोग किससे प्रभावित होगा? पीलिया से। फेफड़ा निमोनिया और टीबी से। आंत टाइफाइड से।
और मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क में क्या होता है, मस्तिष्क में ब्रेन हेमरेज है, इस प्रकार की जो बीमारियां होती है वो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। आज तो मुझे भी पता नहीं किस प्रकार से आज इन क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत मजा आ रहा है, तो शायद आपको भी मजा आ ही रहा होगा। मजा आ रहा है तो एक बार लाइक और कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हम यहाँ पर प्रश्नों को देखो फुल डिटेल से देख रहे हैं, आराम से फुल डिटेल से संतुष्टि से देख रहे हैं, ताकि आपको, आपने साइंस नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी साइंस यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ये गारंटी है चैनल की। ठीक है, चेचक स्मॉल पॉक्स का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। क्या लाजवाब प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं ऊपर, क्या ऑप्शन है? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन देख लेते हैं कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक की टीके की खोज की थी, और ये दुनिया का पहला टीका था। कौन सा था? दुनिया का पहला टीके की बात करें, फर्स्ट टीके की बात करें तो फर्स्ट टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। और किसका खोजा था? चेचक का टीका खोजा गया था। 3 प्रश्न है। चेचक के टीके की खोज, आविष्कार किसने किया, खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। दुनिया का पहला टीका कौन सा था? चेचक। दुनिया का पहला टीका खोजने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। ठीक है, 3 प्रश्न। लुई पास्चर की बात करते हैं। लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा। किसका टीका खोजा? रेबीज का टीका खोजा। लुई पास्चर ने किसका खोजा? रेबीज का टीका खोजा था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले एंटीबायोटिक दवा बनाई। क्या बनाई? पहली एंटीबायोटिक दवा किसने बनाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सी बनाई? दुनिया के पहले एंटीबायोटिक बनाने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। बन गए 2 प्रश्न। प्रश्नों की तो यहाँ पे देखो बड़ा बाहर आ जाएगी आपके। नाम के लिए 50 प्रश्न है, लेकिन 200 प्लस प्रश्न है यहाँ पर आपके पास में। कितने प्रश्न है? 200 प्लस प्रश्न है। फिर आ गया रॉबर्ट कोच। कौन है? रॉबर्ट कोच, जिन्होंने खोज की थी, देखो किस किस की खोज की थी। एक तो की थी हेजा। किसकी की थी? हेजा की खोज की थी। टीबी की खोज की थी, और एंथ्रेक्स की खोज की थी। किसकी खोज थी? एंथ्रेक्स टीके की खोज की। 3 टीके की खोज की थी। तो देखो यहाँ पर हमने चारों की बात कर ली कि पहला टीका कौन सा खोजा गया? चेचक का। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा गया। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोजी गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। क्या कह रहा है? इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य, सबसे पहले तो बता देता हूँ इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है। इंसुलिन हार्मोन होता है अग्नाशय ग्रंथि से। किससे होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, क्या कह रहा है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को, स्तर को नियंत्रित करने में, भोजन के पाचन में, या हड्डियों को मजबूत बनाने में। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? रक्त में ग्लूकोज की स्तर को नियंत्रित करना, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं व्याख्या के साथ में। तो देखो इंसुलिन जो हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? पहला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। किससे होता है? अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिकाएं हैं वहां से ये स्रावित होता है। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? एक मिनट, पेन चेंज कर देता हूँ। ब्लड प्रेशर को कौन करता है? तो एड्रेनलिन। कौन करता है? एड्रेनलिन। और एल्डोस्टेरोन कौन करता है? एड्रेनलिन और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। भोजन के पाचन में बात करें तो भोजन के पाचन में बहुत सारे एंजाइम काम आते हैं, पाचक रस काम में आते हैं, जैसे पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इसके अलावा जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे क्या आते हैं? भोजन पचाने में काम में आते हैं।
हड्डियों की मजबूती के लिए एक हार्मोन होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए एक हार्मोन होता है पैराथार्मोन। क्या आता है? पैराथार्मोन। एंड कैल्सिटोनिन क्या होता है? हड्डियों को मजबूत बनाने में काम में आता है। और पैराथार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो ये होता है पैराथायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिकाएं अनिवार्य रूप से काम में आती है? आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है, प्लेटलेट्स आती है, या इनमें से कोई नहीं आती है? सीधा तरीका बताता हूँ। आरबीसी क्या काम आती है? आरबीसी काम आती है O2 और CO2 का परिवहन करती है। आरबीसी क्या करती है? O2 और CO2 का परिवहन करती है। डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? डब्ल्यूबीसी काम करती है फाइट अगेंस्ट जम्स, यानी कि हमारे शरीर में कोई भी जम्स आ जाते हैं उनसे अगेंस्ट करने का काम आती है। और रक्त में ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिका काम में आती है? तो वो आती है प्लेटलेट्स। कौन सी काम आती है? प्लेटलेट्स, यानी कि सी में। अब देखो प्लेटलेट्स याद कैसे करना है? प्लेटलेट, प्लेटलेट शब्द समझ में आ रहा है? प्लेटलेट, प्लेटलेट। चोट लगी, वहां पर प्लेट को हमने क्या कर दिया? लेटा दिया, तो खून का थक्का जम गया। आ गया ना प्लेटलेट, प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाना। प्रश्न नंबर 17 क्लियर। अगला है प्रश्न नंबर 18। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड। ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला है। धोने का सोडा और खाने का सोडा। चलो आप सोचिएगा, तब तक मैं धोने का सोडा और खाने का सोडा दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। एक का तो लिखता हूँ, ठीक है। एक का तो है Na2CO3, एक का है NaHCO3। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा है वो खाने का सोडा है और कौन सा है धोने का सोडा है? तो यहाँ पर बात करें तो Na2CO3 ये है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जो कि धोने का सोडा है। और सोडियम बाइकार्बोनेट है खाने का सोडा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में तो धोने का सोडा पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? चौक और संगमरमर के रूप में होता है, जो जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। मैच वाले प्रश्न में आपके ये काम आएगा। ये चारों जो मैं बता रहा हूँ ना फॉर्मूला है CaCO3, ठीक है। चौक बनाने में, संगमरमर बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट। और सोडियम क्लोराइड तो आपको पता है NaCl, जिसका काम हमारे डेली पड़ता है खाने का नमक, साधारण नमक। क्या हो गया? साधारण नमक। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 18। आगे बात करें प्रश्न संख्या 19। क्या कह रहा है? पीलिया या जोंडाइस रोग में शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित या क्षतिग्रस्त होता है? गुर्दा, हृदय, यकृत, या स्प्लीन? पीलिया जो रोग होता है जोंडाइस, उस जोंडाइस पीलिया रोग में कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होता है? अभी देखा था हमने, यकृत होता है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, यकृत। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे रक्त में एक मात्रा बढ़ जाती है बिलरुबिन की। वैसे तो ये प्रश्न पहले पूछा जा रहा था, बहुत बार पूछा गया था, आजकल तो एग्जाम में बहुत कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पहले पूछा गया है। बिलरुबिन, बिलरुबिन की बात करें तो बिलरुबिन हमारे रक्त में क्या होता है? बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में पीले रोग हो जाते हैं, यानी हमारा शरीर पीला हो जाता है। तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। गुर्दा, किडनी, क्या किडनी किसमें काम? जब पथरी हो जाती है या किडनी काम करना बंद हो जाती है तो किडनी प्रभावित होती है। और ये किडनी क्या करती है? हमारे रक्त में से यूरिन को छानती है। क्या करती है? यूरिन को छानती है। हृदय की बात करें तो हृदय क्या काम आता है? हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रक्त को पंप करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। स्प्लीन, इसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, स्प्लीन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी की कब्रगाह। क्या कहा जाता है? कब्र, कब्रिस्तान या कब्र। यानी कि जितनी भी आरबीसी डेड हो जाती है, अब आरबीसी के जीवन काल बताता हूँ, 120 डे। क्या है? 120 दिन है आरबीसी का जीवन काल। 120 दिन के बाद में जो आरबीसी मरेगी वो कहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएगी? तिल्ली में या स्प्लीन में जाकर इकट्ठा हो जाएगी। इसीलिए इसको आरबीसी की कब्र कहा जाता है।
ये प्रश्न नंबर 19 हमारे पास में क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 20 हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राथमिक रंग, प्राइमरी रंग कौन कौन से होते हैं। ये आपके लाइट वाले चैप्टर से आएगा, ध्यान रख लेना। लाइट वाला जो चैप्टर है ना, प्रकाश वाला, उस चैप्टर से संबंधित है कि प्राइमरी रंग किसे कहा जाता है। लाल पीला हरा, लाल नीला हरा, नीला पीला काला और सफेद काला लाल। ठीक है, तो RGB ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है प्राइमरी रंग, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि लाल हरा और नीला। लाल हरा नीला का है, पीला तो है ही नहीं, पीला है ही नहीं, काला है ही नहीं, काला है ही नहीं, काला तो सब रंग मिल से बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्राइमरी रंग है RGB। क्या है, RGB, याद रखिएगा RGB। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं क्या कह रहा है कि एंटीबायोटिक दवाएं मुख्य रूप से किसके खिलाफ प्रभावित होती है। अरे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहूँ प्रश्न के बारे में। एंटीबायोटिक, और ये प्रश्न हमेशा कंफ्यूजन वाला होता है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ किसके उपचार में नहीं लेनी चाहिए, किसके उपचार में लेनी चाहिए। प्रश्न पूछा जाता है एंटीबायोटिक दवाइयाँ किसके उपचार में नहीं ली जाती। यहाँ पर प्रश्न दे दिया कि एंटीबायोटिक दवाएं मुख्य रूप से किसके खिलाफ प्रभावी है। तो यहाँ पर ये प्रभावी होती है बैक्टीरिया के खिलाफ। किसके खिलाफ प्रभावी होती है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के खिलाफ होती है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया के खिलाफ क्या होती है, एंटीबायोटिक्स काम में ली जाती है। एंटी वायरस के उपयोग में एंटीबायोटिक दवाइयों को कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ कुछ काम ही नहीं आएगी। इसके लिए तो वायरस के लिए तो एंटीवायरल दवाई काम आ जाएगी। और कवक और प्रोटोजोआ, इनके देखो कवक के रूप में तो दी जाती है एंटी फंगल। ये जो कवक है ना, फंगस के रूप में, इसके लिए तो दी जाती है एंटी फंगल। कौन सी दी जाती है, एंटी फंगल दी जाती है। ठीक है, और प्रोटोजोआ के रूप में एंटी प्रोटोजोल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में प्रश्न नंबर 21। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया है और पूछा जाएगा। देखो प्रश्न आपको, जितने भी प्रश्न हैं, ये जितने भी प्रश्न आप कहीं ना कहीं सर्च कर लेना कि ये प्रश्न कौन से एग्जाम में पूछा गया है। आपको एक एग्जाम नहीं, वो एक प्रश्न आपको 5-5, 10-10 एग्जाम के बारे में बताएगा। आप कहीं पर भी गूगल करके देख लेना या पुराने पेपर उठा करके देख लेना। ये सारे प्रश्न आपको एक पेपर में नहीं, कम से कम 5 से 10 पेपर के बीच में ये प्रश्न पूछे गए हैं। और ये झूठी बात नहीं, मैं ऐसे बात फेंक नहीं रहा हूँ। आप पेपर का एनालिसिस कर देना, पुराने पेपर जितने भी हैं एनालिसिस कर लेना, या गूगल करके ये प्रश्न, एक प्रश्न कोई भी उठा के डाल देना कि ये प्रश्न कौन कौन सी परीक्षाओं में, राजस्थान की कौन कौन सी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको वहाँ पर बता देगा कि कौन कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न देखो, वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखो मैं आपको एक बार वापस, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए मैं आपको वापस एक बार और नॉलेजमेंट में डाल देता हूँ कि पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, बडारिया क्लासेस के नाम से चैनल सर्च करना है। बडारिया क्लासेस, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से, बडारिया क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे। उस बडारिया क्लासेस के नाम से टेलीग्राम सर्च करोगे तो आपको उसमें व्याख्या सहित पीडीएफ मिल जाएगी। व्याख्या सहित क्या हो जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। कोशिश हुई तो स्क्रीन शेयर करके मैं आपको वहाँ पर ऐप के अंदर चैनल भी बता दूंगा कौन सा चैनल है। ठीक है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए रियर व्यू मिरर में कौन सा उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उपयोग किया जाएगा, ऐसे मिरर का उपयोग किया जाएगा जो क्या करे, जिसका दृश्यमान क्षेत्र क्या हो, बड़ा हो। इमेज छोटी बनती होगी तभी क्या होगा, दृश्यमान क्षेत्र बड़ा होगा। तो इसका मतलब पीछे देखने के लिए कौन से मिरर का उपयोग किया जाएगा, वो किया जाएगा उत्तल दर्पण का किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल दर्पण का, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो इससे जो चित्र दर्पण वो बनता है, वो बनता है छोटा बनता है। सबसे पहली बात तो जो इमेज बनेगा वो क्या करेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो इमेज होता है वो आभासीता। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा,
आभासी, सीधा, यानी इससे जो बनने वाला इमेज होता है वो आभासी और सीधा होता है। प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से किस दर्पण में इमेज आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब ध्यान रखना, आभासी सीधा समतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन आभासी सीधा के साथ में लिख दिया वस्तु से छोटा तो उत्तल दर्पण में बनेगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके और ऑप्शन देखते हैं। अवतल दर्पण वाला सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि अवतल दर्पण के ऑप्शन की बात करें तो अवतल दर्पण क्या करता है, चीजों को बड़ा करता है। क्या करता है, चीजों को बड़ा करता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रश्न पूछ रहा हूँ कि डेंटिस्ट कौन से दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। डेंटिस्ट दांतों को देखता है तो अवतल दर्पण का, ताकि उसमें से अगर दांत में खराबी है तो वो बड़े रूप में दिखाई दे। और समतल दर्पण का प्रश्न है, समतल दर्पण के लिए पूछा जाएगा प्रश्न कि कौन सा दर्पण आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, तो समतल दर्पण बनाएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 22 यहाँ पर कि इनमें से कौन सा व्यू यहाँ पर, कौन सा रियर व्यू मिरर में उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न संख्या 22 यहाँ पर कंप्लीट। तो देखो यहाँ पर भी हमने 4 से 5 प्रश्न देख लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 23 कि नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ये प्रश्न भी, ये तो यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न है इसलिए वन लाइनर की तरह पूछा है, लेकिन ये प्रश्न भी जो मिलान चिन्ह वाले जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्न में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कि मिलान चिन्ह वाले प्रश्नों में कैसे पूछा जाता है कि निम्न को मिलान कीजिए। एक तरफ तो एसिड के नाम लिख दिए जाएंगे और एक तरफ उनसे मिलने वाले वस्तुओं के नाम मिल जाएंगे कि ये किन किन वस्तु से मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि नींबू और संतरा जो खट्टा फल है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे भी देख लेते हैं किस किस में कौन सा पाया जाता है। अब दूसरा देखते हैं, एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिरके में। किस में पाया जाता है, सिरका, जो विनेगर होता है ना उस सिरके में ये पाया जाता है। और इसका क्या उपयोग है, तो ये अचार और प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में आता है। यानी कि जो अचार वगैरह है, जो भी वस्तुएं हैं जो लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव रखनी पड़ती है उनमें ये काम में लिया जाता है। अगला है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो टार्ट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है, टार्ट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत है इमली। क्या है, इमली। इमली, अंगूर, कच्चा आम, ये क्या होता है, इनमें क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इमली, अंगूर, कच्चा आम यानी कच्ची केरी, इनमें क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल लैक्टिक अम्ल मिलता है हमें दूध और दही से। किससे मिलता है, दूध एंड दही से हमें क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा प्रश्न देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इंसुलिन की कमी होगी हमारे शरीर में तो कौन सा रोग हमारे यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। एनीमिया, घेंगा, मधुमेह और बेरी। अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि इंसुलिन का एक प्रश्न देखा था कि इंसुलिन हमारे शरीर में क्या करती है, क्या काम आती है, तो वो हमारे शर्करा नियंत्रण करती है। तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पर मधुमेह रोग कर देगा। क्या कर देगा, मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग कर देगा। क्या कर देगा, डायबिटीज, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और डायबिटीज कौन सा वाला, मेलिटस वाला, कौन सा करेगा, ये ध्यान रखिएगा, डायबिटीज मेलिटस रोग करता है इंसुलिन। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडिस, कौन सा होता है, डायबिटीज इंसिपिडिस, जो कि वेसोप्रेसिन या फिर एल्डोस्टेरोन की वजह से यहाँ पर होता है। ठीक है, अब अपने प्रश्नों की व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी की ए वाले के देखते हैं, एनीमिया। एनीमिया क्या है, तो एनीमिया है एक आयरन की कमी से होने वाला रोग है। क्या है, आयरन की कमी से, यानी कि Fe, लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया रोग है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ लोगों में ज़्यादा होता है, कौन से लोगों में, तो जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें जो घेंगा रोग है वो ज़्यादा होता है।
बेरी बेरी की बात करते हैं तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, यानी कि थायमिन की कमी से विटामिन बेरी बेरी रोग होता है। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है? 6.14 यानी हल्का अम्लीय, 7.0 उदासीन, हल्का क्षारीय 7.4, 8.2 प्रबल क्षारीय। तो ये होता है हल्का क्षारीय। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है, यानी कि 7.4 यहाँ पर होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी 7.4 क्या होता है? इसका होता है। अब दूसरों की भी बात कर लेते हैं। 6.4 किसका होता है? 6.4 होता है दूध का। किसका होता है? दूध का जो होता है वो 6.4 होता है। 7.0 की बात करते हैं। 7.0 किसका होता है? पानी का होता है। किसका होता है? पानी का होता है। किसका होता है? पानी का। और 8.2 जो प्रबल क्षारीय, अधिक क्षारीय है, उसकी बात करें तो ये किस में पाया जाता है? तो 8.2 पाया जाता है आपका जो समुद्री जल है। समुद्री जल का जो पीएच है वो 8.2 के समथिंग पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है प्रश्न? कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? इसका वाहक कौन है? देखो, सबसे पहले तो कह रहा है परजीवी कौन सा है, फिर इसका वाहक पूछ रहा है, यानी कि पैरासाइट और वेक्टर या कैरियर। वाहक को क्या कहते हैं? कैरियर कहते हैं। तो साल्मोनेला और घरेलू मक्खी, प्लाज्मोडियम और मादा एनाफिलीज मच्छर, एमीबा और जू, एडिस और नर मच्छर। तो देखो, जो मलेरिया जो रोग होता है वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। इसका रोग कारक कौन है? प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक में ही दे रखा है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और वाहक कौन है इसका? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं हम। साल्मोनेला की बात करते हैं तो साल्मोनेला होता है, साल्मोनेला से होता है टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड रोग होता है। हमने देखा था साल्मोनेला टाइफी। तो कौन सा रोग होता है? टाइफाइड रोग होता है। अमीबा कौन सा है? एमीबा। अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा से यहाँ पर कोई रोग नहीं होता है। ये वैसे ही बैक्टीरिया है, सॉरी, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। एडिस और नर मच्छर की बात करें तो नर मच्छर कभी भी इंसानों को नहीं काटते। एक चीज बात ध्यान रखिएगा, नर मच्छर कभी भी इंसानों को नहीं काटते। इंसानों को कौन काटती है? मादा मच्छर। महिलाएं होती है वो क्या करती है? इंसानों को काटती है, यानी कि मादा मच्छर जो भी होंगे वो क्या करेंगे? इंसानों को काटेंगे। नर मच्छर कभी भी इंसानों को नहीं काटते। नर मच्छर तो पुष्पों से मकरंद या फिर उनका रस चूसते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? खाना बनाते समय कौन सा विटामिन गर्मी के कारण आसानी से उड़ जाता है? कौन सा विटामिन है वो गर्मी के कारण विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। इनमें से कौन सा विटामिन है वो आधा आसानी से गर्मी के कारण उड़ जाता है? तो ये उड़ता है विटामिन सी। कौन सा उड़ जाता है? विटामिन सी, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जो विटामिन ए डी के हैं वो वसा में घुलनशील है। देखो, एक प्रश्न और आता है कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? ठीक है, वसा में घुलनशील होता है एडेक। क्या होता है? एडेक। और जल में घुलनशील होता है बी सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुल जाते हैं और वसा में कौन घुलता है? एडेक यहाँ पर घुल जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सी गंध युक्त गैस मिलाई जाती है? अभी बताया था मैंने आपको। मिथाइल आइसोसाइनाइट, इथाइल मरकैप्टेन, क्लोरोफॉर्म या फिर मीथेन। तो यहाँ पर मिलाई जाती है इथाइल मरकैप्टेन। कौन सी मिलाई जाती है? इथाइल मरकैप्टेन, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा था और पता है कि ये इथाइल जो एलपीजी होते हैं उसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। और जो एलपीजी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है ब्यूटेन और प्रोपेन से बनी होती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड को ध्यान रखते हैं, ध्यान रखना। 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, 1984 में, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से ये हुआ था। क्लोरोफॉर्म को बात करें तो क्लोरोफॉर्म निश्चेतक में काम आती है। किस में काम आती है? निश्चेतक, यानी कि बेहोशी करने में काम आती है, एनेस्थीसिया में काम आती है।
इसकी गंध मीठी होती है। और मीथेन की बात करें तो मीथेन क्या है, गंधहीन ईंधन गैस है। क्या है, ईंधन गैस है जो कि बायो प्लांट और सीएनजी में काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन देख लिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, दही से दूध से दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव की मुख्य भूमिका होती है, एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियन या यीस्ट। तो देखो, दूध से दही बनाने में जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हमने देखा है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूध को दही में काम बता देता है। एस्परजिलस की बात करें तो एस्परजिलस एक प्रकार का क्या है, फंगस है। क्या है, ये क्या है, फंगी है। फंगी है जो कि फसलों को खराब करता है। पेनिसिलियम से एक पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी, देख लिया था हमने ये भी कि पेनिसिलिन बनाई गई थी। ठीक है, और किसने बनाए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। यीस्ट की बात करते हैं, यीस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यीस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को फुलाने में और एल्कोहल में। यीस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, एल्कोहल में और बेकरी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, बेकरी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 सूर्य के प्रकाश की मदद से मानव त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है, ए बी सी डी। ये तो हमने देखा था अभी कि कौन से विटामिन का निर्माण होता है, तो डी, विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। अब विटामिन डी की बात करें तो ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो होता है उस कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, विटामिन डी को में कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है। विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है, गाजर, हरी सब्जियाँ और लीवर ऑयल से बनता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन बी अनाज के छिलकों और दूध और अंडे में पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या हो सकता है, कभी कभी स्रोत से मिलान का भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वजन घट जाता है, वजन बढ़ जाता है, अब वजन अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जब भी किसी लोहे पर जंग लगेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, जंग लगने से वहां पर उस वस्तु में क्या होगा, तो जंग लगने से हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, वजन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3.XH2। कितने जल के अणु मिलेंगे वो उस पदार्थ पर जंग लगने के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये पदार्थ बन जाता है Fe2O3.XH2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रसोई के बर्तनों पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुलक से संबंधित प्रश्न है, दैनिक विज्ञान में बहुत बार पूछा जाता है कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक न चिपकने वाली कोटिंग के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, पीवीसी, टेफलॉन, नायलॉन या पॉलीथीन। तो यहाँ पर कौन से पॉलीमर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ये बहुत ही दैनिक विज्ञान में से पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये पूछ किया जाता है टेफलॉन का। किसका किया जाता है, टेफलॉन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेफ्लॉन की पूरा नाम बोले तो ये होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। क्या होता है, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। ठीक है, पीटीएफई। क्या होता है, पीटीएफई। व्याख्या में आपको पूरा नाम मिल जाएगा वहां पर। फिर पीवीसी की बात करें तो पीवीसी का उपयोग पता है, जो बिजली के तार का कवर, बरसाती रेनकोट और पानी की पाइप बनाने में पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। नायलॉन की बात करें तो ये एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। क्या है, एक सिंथेटिक रेशा है जिसका उपयोग पैराशूट वगैरह बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, मेनली पैराशूट की यहाँ पर बात करें, पैराशूट में ये बनाने में उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन, पॉलीथीन किसका बहुलक है, प्रश्न पूछा जाता है पॉलीथीन के लिए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो ये एथिन का बहुलक है। क्या है, एथिलीन का, एथिन का बहुलक है। किसका है, एथिन का बहुलक है, जो कि पैकेजिंग प्लास्टिक बनाने में, पैकेजिंग प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अब देखो यहाँ पर प्रश्न डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में पूछा है, तो दोनों में अपने को याद होना चाहिए। तो डिग्री सेंटीग्रेड में तो आपको पता है 37 होता है। तो देखो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें वैसे ही एक आंसर मिल रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 37 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जियोग्राफी और साइंस दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम धातु को उसके किस अयस्क से निकाला जाता है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, गैलेना या चूना पत्थर से? तो हेमेटाइट को किससे निकाला जाता है? एल्यूमिनियम को किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट से निकाला जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट होता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम का प्रमुख प्राकृतिक खनिज है। क्या है? प्रमुख प्राकृतिक खनिज। अब हेमेटाइट की बात करें, किसकी बात करें, हेमेटाइट की बात करें, तो हेमेटाइट से क्या निकलता है, आयरन निकलता है, Fe निकलता है। क्या निकलता है? आयरन। गैलेना से बात करें तो शीशा निकलता है। क्या निकलता है? शीशा। और चूना पत्थर से तो पता है आपको, चूना निकलता है। ठीक है, कैल्शियम का स्रोत है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, वॉट और जूल? तो देखो क्या है, डेसिबल है, बी। ठीक है, क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। अब देखो एक चीज ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य बातचीत के दौरान कितने डेसिबल की ध्वनि सुनाई देती है? 60 डेसिबल की कितनी होती है लेकिन अधिकतम डेसिबल की बात करें तो 85 डेसिबल है। कितनी है? 85 डेसिबल की यहाँ पर की जाती है। अधिकतम 85 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ होगी तो हमारे कानों के लिए वो क्या होगी, नुकसानदायक होगी। ठीक है, और बात करें तो हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मापक है। क्या है? आवृत्ति का मापक है। क्या है? आवृत्ति का मापक है। किसका मापक है? आवृत्ति का मापक है। वोट का है तो वोट होता है शक्ति का मापक। क्या होता है? शक्ति का। और जूल किसका है? तो ऊर्जा का है। किसका है? जूल ऊर्जा का। तो चारों मात्रक इंपॉर्टेंट है। हर्ट्ज किसका मापक है? आवृत्ति का। डेसिबल किसका है? ध्वनि का। वोट किसका है? शक्ति का। जूल किसका है? ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? पानी का जो घनत्व होता है वो कौन से तापमान पर सबसे अधिक होता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री, -4 डिग्री? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। पानी का जो घनत्व होता है वो कभी भी 0 डिग्री पर नहीं होता है, वो होता है 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चार, पानी का जो असंगत प्रसार है उस गुण के कारण क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के जो अणु होते हैं वो सबसे पास पास होते हैं, इसीलिए वहां पर क्या होता है, इसका घनत्व अधिकतम होता है। क्या होता है? घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। और बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है। क्या होता है? कम होता है, तभी तो बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होता है, यहाँ पर पानी भाप में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वाटर, वाटर वेपर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में बदल जाता है। और -4 डिग्री के बारे में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है कि रतौंधी, रतौंधी रोग किसकी कम, विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A B C D, ये तो हमने देख लिया था। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। और विटामिन ए का नाम क्या है? तो वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। तो ये हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न की भी व्याख्या कर देते हैं, इनके दूसरे ऑप्शंस की। तो B C D, तो देखो बी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा होता है? बेरी बेरी, देखा था हमने B1 में। सी से होता है स्कर्वी,
देखो जनरली बी विटामिन बी आ जाए और बेरी बेरी दे रखा हो तो बेरी बेरी करना है, और बहुत सारे B1 B2 B3 इस प्रकार से दे तो बेरी बेरी के लिए कौन सा करना पड़ेगा, विटामिन B1 करना पड़ेगा। और विटामिन डी की कमी से तो आपको पता है रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग किस में होता है, बच्चों में होता है। किस में होता है, रिकेट्स तो होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमाइलिसिस हो जाता है बड़ों में हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 37 यहाँ पर हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आ चुका है पहले, देख लेते फिर भी। भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की जान गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरीन गैस और अमोनिया। तो यहाँ पर किस गैस की वजह से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि बी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। औरों की बात करें तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, अर्ध जलीय कोयले, यानी कि जब कोयला जल रहा हो और वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मीठी गंध युक्त गैस है। क्या है, मीठी गंध युक्त गैस है और दम घोटू गैस है। ठीक है, क्लोरीन और अमोनिया भी क्या होते हैं, तीखी हानिकारक गैस है। ठीक है, क्या है, तीखी और हानिकारक गैस है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है और हमारी किससे रक्षा करती है, क्षोभ मंडल में ठंडी हवाओं से, समताप मंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, आयन मंडल में उल्कापिंडों से, वायुमंडल में अंतरिक्ष के कचरे से। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो कि सूर्य से पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है कि बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, ये प्रश्न हमने देख लिया है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमने प्रश्न पहले देख लिया था, ये बायोगैस का जो मुख्य घटक कौन सा है वो है मीथेन है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हरित ग्रह ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पैदा करता है उसके मुख्य गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की मुख्य गैस है। अब देखो ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न सारे आ चुके हैं ऊपर, इसलिए इनमें ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 41, हड्डियों, क्या कह रहा है, हड्डियों और दांतों के विकास और मजबूती के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक। तो देखो यहाँ पर हड्डियों के और दांतों के विकास के लिए कौन सा जरूरी है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और तत्व दे रखे हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आयरन किसके लिए महत्वपूर्ण है, आयरन हमारे रक्त के लिए, किसके लिए, आरबीसी के लिए। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का घटक क्या होता है, मुख्य तत्व कौन सा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम हमारे मांसपेशियों के संकोचन से संबंधित है। किससे है? पोटेशियम हमारे मांसपेशियों मसल से संबंधित है। किससे है, मसल में जो संकोचन होगा उससे संबंधित है। जिंक की बात करें तो जिंक क्या करता है, हमारे घाव बढ़ने में काम में आता है। क्या आता है, घाव में, शरीर के घाव बढ़ने में कौन सी गैस का, सॉरी कौन सा खनिज काम आता है, जिंक काम में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 42, किस वैज्ञानिक को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लुइस पास्चर को या लेमार्क को। तो देखो जेनेटिक्स का जो फादर कहा जाता है, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि डार्विन ने एक नियम दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। कौन सा दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। ठीक है, लुइस पास्चर के बारे में हमने यहाँ पर देख ही लिया था, सूक्ष्म विज्ञान में काम किया था और रेबीज का टीका खोजा था, ये हमने देखा था। क्या किया था, रेबीज का टीका खोजा था। किसने खोजा था, रेबीज का टीका लुइस पास्चर ने खोजा था। अगला लेमार्कवाद को, लेमार्कवाद आपने सुना होगा, लेमार्कवाद अर्जित लक्षणों की वंशागति जिराफ पर प्रयोग किया था।
प्रश्न ऐसे आता है, किस वैज्ञानिक ने जिराफ की गर्दन पर प्रयोग किया था? लेमार्क ने किया था। किसने किया था? लेमार्क ने किया था। ठीक है। रक्तचाप मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी ब्लड प्रेशर मापने में बेरोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, थर्मामीटर या लेक्टोमीटर। तो यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है रक्तचाप मापने में? तो ये किया जाता है हमारे स्फिग्नोमेनोमीटर का। किसका किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर का। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बैरोमीटर में किसका किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु दाब मापने में। किस में किया जाता है? वायु दाब मापने में किसका किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर शरीर तापमान मापने में काम में लिया जाता है। और लेक्टोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? दूध में दूध की में जो वसा की मात्रा या शुद्धता के मापन में लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न संख्या 43। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्य रूप से पाचन तंत्र के किस अंग में होता है? मानव शरीर में जो जल का जो मुख्य अवशोषण होता है वो मुख्य अवशोषण कहाँ पर होता है? जल का कह रहा है, किसका कह रहा है? जल का जो मुख्य अवशोषण होता है वो कहाँ पर? इंपॉर्टेंट, जल का अवशोषण। किसका अवशोषण? जल का अवशोषण। तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ग्रास नली में। तो देखो, अगर ऐसा कहा जाए कि मानव शरीर में पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत में होता है, ध्यान रखना। लेकिन जब जल के अवशोषण की बात करें तो वो होता है बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं हम। अमाशय की बात करें तो अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि भोजन में कीटाणुओं को भी मारने का काम करता है। छोटी आंत की बात करें, छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण होता है, लेकिन जल का सर्वाधिक अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ग्रास नली, इसको इसोफेगस ट्यूबिस कहते हैं, जो क्या करता है? मुख से भोजन को अमाशय में प्रवेश कराने में सहायता करती है, जिसके अंदर जो भोजन की गति होती है वो क्रमानुकंचन होती है, जिग नुमा यहाँ पर गति होती है। प्रश्न संख्या 45, सौर सेल बनाने में मुख्य रूप से किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने में कौन से अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? तांबा, सिलिकॉन, चांदी और एल्यूमिनियम। देखो, अर्धचालक का प्रयोग, अर्धचालक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की या तो कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जब जैसे ही इनमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है। एक ध्यान रखना, अर्धचालक वो अर्धचालक वो तत्व होते हैं जो तापमान बढ़ने पर अपनी चालकता प्रदर्शित करते हैं। जितना तापमान अधिक बढ़ेगा वो क्या करेंगे? उतनी ही चालकता अधिक प्रदर्शित करेंगे। तो ये होता है सिलिकॉन। कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है, बी वाला ऑप्शन। इसके अलावा जर्मेनियम वगैरह ये भी होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तांबा की बात करें तो तांबा और एल्यूमिनियम क्या होता है? विद्युत के कंडक्टर होते हैं। तांबा और एल्यूमिनियम विद्युत के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। इसलिए इनका उपयोग किस में किया जाता है? तार बनाने में, विद्युत के तार बनाने में। लेकिन चांदी सबसे ज्यादा चालक होती है विद्युत की। विद्युत की सबसे सर्वाधिक चालक कौन सी है? चांदी है। लेकिन महंगी धातु होने के कारण इसका तार बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 46, देखो प्रश्न आ गया, वापस आ गया। क्या कह रहा है कि हर्ट्ज निम्न में से किसकी मापन इकाई है? प्रकाश की तीव्रता की, तरंगों की आवृत्ति की, ऊष्मा की मात्रा की और चुंबकीय क्षेत्र की। तो देखो, आवृत्ति की, आवृत्ति किसकी हो? किसी की भी आवृत्ति हर्ट्ज के रूप में इकाई मापा जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो, प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की तीव्रता जो मापने की जो इकाई है वो है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। डायरेक्ट पूछा गया है, कैंडेला किसकी मापन इकाई है? जैसे हर्ट्ज के लिए पूछा है ना, वैसे ही कैंडेला के बारे में भी पूछा गया है कि कैंडेला निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? तो कैंडेला प्रकाश की तीव्रता की मापन इकाई होती है। इसके अलावा ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा की मात्रा मापने में कैलोरी और जूल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैलोरी और जूल का प्रयोग किया जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति के मापने में टेस्ला का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? टेस्ला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 47,
अब तो हमारी क्लास ज़्यादा भी नहीं बची है, 3 या 4 क्वेश्चन ही है, हो जाएगी कंप्लीट फटाफट। क्लास को पूरा देखते रहिए, क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन भी क्या पता इनमें से ही प्रश्न आ जाए और यही इंपॉर्टेंट हो। तो वीडियो को पूरा देखते रहो, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट। प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है? जमी हुई अत्यधिक ठंडी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन या जमा हुआ खारा पानी। तो शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाला ऑप्शन। पेंसिल के अंदर पाया जाने वाला काला पदार्थ जो लीड होती है वो वास्तव में क्या होती है? चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा या कोयला। तो ये क्या होता है? तो ये होता है आपका, क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। कार्बन का विद्युत चालक रूप कौन सा है? ग्रेफाइट है, ठीक है। क्या है? ग्रेफाइट। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? शुद्धतम अपर रूप चारकोल है। क्या है? चारकोल। कोक, जिसको कोक भी कहते हैं। हीरा, कार्बन का कठोरतम अपर रूप, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 49, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धावन सोडा और बेकिंग सोडा में मुख्य अंतर क्या है? धावन सोडा मीठा होता है, बेकिंग सोडा कड़वा होता है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट है, जबकि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा गैस है, जबकि बेकिंग सोडा ठोस है। इनमें कोई रासायनिक अंतर नहीं है। तो ये प्रश्न तो हमने ऊपर कर लिया था। ये प्रश्न हमने कहाँ कर लिया था? ऊपर कर लिया था कि धावन जो सोडा होता है, धोने का जो सोडा होता है, वो Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है। जबकि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा होता है, वो NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। धावन सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है कि धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, ठीक है। माना कि 50 प्रश्न है, लेकिन प्रश्नों की सीरीज आपके 200 से ज़्यादा प्रश्नों की सीरीज गई है। कम से कम आपके 200 प्रश्न तो यहाँ पर बन ही गए हैं 50 में से, क्योंकि 4 ऑप्शन से 4 प्रश्न बन रहे हैं। कहीं कहीं पर तो तीन, एक ऑप्शन से 3-3, 4-4 प्रश्न भी बने हैं। तो कम से कम हमने 200 प्रश्न यहाँ पर देख लिए। इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की कौन सी घटनाएं शामिल है? केवल प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, और प्रकाश का विवर्तन। तो इंद्रधनुष बनाने में प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर शामिल होती है? तो यहाँ पर बात करें तो प्रकाश की घटना, सॉरी, इंद्रधनुष का जो निर्माण है वो प्रकाश की एक संयुक्त घटना है। क्या है? संयुक्त घटना है, जहाँ पर अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, लास्ट में जाकर क्या हो जाता है? अंत में वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक विवर्तन दे रखा है। इस विवर्तन का मतलब क्या है कि प्रकाश होता है वो किसी भी नुकीले किनारे से मुड़ जाता है, ठीक है। विवर्तन में क्या होता है? प्रकाश किसी भी नुकीले किनारे से मुड़ जाता है, वहां पर प्रकाश वहीं किनारे से मुड़ जाता है, जिसको विवर्तन कहा जाता है। परावर्तन का मतलब पदार्थ या प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः लौट जाता है, वो परावर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है प्रकाश किसी पदार्थ में से अगर गुजरता है तो वो अपने जो असली मार्ग है उससे थोड़ा सा आगे या पीछे हो जाता है, ठीक है। जब पदार्थ विरल से सघन में जाएगा, किस में जाएगा? ध्यान रखना, विरल से सघन में जाएगा तो वो अभिलंब के पास में आता है, और सघन से विरल में जाता है तो वो क्या होता है? उससे दूर दूर जाता है। विरल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो इसका मतलब वो मुख्य मार्ग से, अभिलंब से भी दूर दूर जाएगा। सघन में क्या होता है? कण पास पास होते हैं, तो अभिलंब के पास पास आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। तारों का टिमटिमाना क्या है? अपवर्तन है। लेकिन तारों का चमकना क्या है? परावर्तन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर 50 × 4 भी माने, तो लगभग हमने यहाँ पर 200 प्रश्न देखे हैं। कितने प्रश्न देखे हैं? 200 प्रश्न देखे हैं। और 200 प्रश्न आपके वुमन सुपरवाइजर के लिए, जो 200 प्रश्न देखे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वुमन सुपरवाइजर ही नहीं, यहाँ पर अगर आप सीईटी देख रहे हैं तो सीईटी में भी यही प्रश्न आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में
ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी कुछ क्लास हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? जो बडारिया क्लासेस का जो है टेलीग्राम चैनल, उस बडारिया क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैं वहाँ पर शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा किस जगह आपको चैनल मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक वुमन सुपरवाइजर की जो मैराथन क्लास है, क्या है? मैराथन क्लास हिंदी से रिलेटेड, किसकी है? हिंदी से रिलेटेड, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, इसके अलावा जो प्रशासनिक जो शब्द है उन शब्दों को मिला करके भी 100 प्रश्नों की एक सीरीज रहेगी। वो प्रश्नों की सीरीज भी हम वहाँ पर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तो ही आप अच्छा पढ़ पाओगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, गुड नाइट, गुड बाय।